हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एकिस जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एकिस जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 35 को BNSS का सेक्शन 35 कवर करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको BNSS का सेक्शन 35 को डायरेक्ट रीडिंग करवा रखी है। डायरेक्ट रीडिंग जो है वो हाफ मैंने भी कंप्लीट कराई, पूरी मैं इस नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी। अभी जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक के लिए हम थोड़ा सा उसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं। जैसे कि सेक्शन 35 है, हमें ये पता रहना चाहिए ये ऐसा ऑफेंस के बारे में बात करता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। और इसको यहाँ पे कौन मेन रोल प्ले कर रहा है, अरेस्टिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कर रही है अरेस्टिंग। तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट मतलब विदाउट आपको इन्फॉर्म किए, अगर वो कॉग्निजेबल इन्फॉर्मेशन थी या कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको वारंट तो काटना चाहिए। आपके नाम से नहीं काटा गया वारंट, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? तो उसके लिए पुलिस ऑफिसर बिना वारंट आपको अगर अरेस्टिंग करने के लिए आ जाती है तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस पे वो ऐसे काम करती है। जैसे कि पहला बोल रखा है कि कॉग्निजेबल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा बोल रखा है, दूसरे वाले पॉइंट के अंदर आपको तीन पॉइंट है। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव, सस्पेक्टेड या फिर रीज़न टू बिलीव है। ये तीनों पॉइंट हैं जिसके बेसिस पे वो आपको अरेस्टिंग कर रही है पुलिस। तीसरा बोला गया है कि अगर ये तीनों बेसिस पे ज़रूरत है, ऐसे सिचुएशन आ चुकी है जिसकी सिचुएशन में हमें ज़रूरी है कि नेसेसरी है अरेस्ट करना, तो और भी क्या सिचुएशन हो सकती है जिसमें अरेस्ट कर सकते हैं, नेसेसरी है अरेस्टिंग। जैसे कि कोई ऐसा ऑफेंस जो ऑलरेडी किया है और उसमें ऐसा लगता है कि दोबारा इस ऑफेंस को रिपीट कर सकता है। उसका दूसरा पॉइंट है कि इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से पुलिस ऑफिसर उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। तीसरा पॉइंट है कि कोई एविडेंस वो ख़राब ना कर दे, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि किसी विटनेस को की जो एविडेंसेस हैं उनको ना डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। इसमें ये पॉइंट हो गए। तो ये तीनों पॉइंट हमारे जब अरेस्ट नेसेसरी होता है। इससे पहले हमने 2 पॉइंट पढ़ा, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव और कॉग्निजेबल इन्फॉर्मेशन। अब इसका C सेक्शन होता है कि कोई वो पर्टिकुलर पर्सन जो है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हमने इसमें फिर से रिसीव किया है। इसका C सेक्शन पढ़ोगे आप, जब बैरक देखोगे C क्लॉज हो दिया हुआ है, उसमें वो रखा है क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है। बट क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन इससे पहले भी रिसीव हुई थी, बट यहाँ पे क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें पनिशमेंट कैसी होनी चाहिए, 7 to more than 7 होना चाहिए। और इससे पहले वाले जो B वाले क्लॉज में था कि 7 ईयर अप टू द 7 ईयर, और C क्लॉज में क्या है 7 to more than 7 है। ऐसा इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ है। और D में बोल रखा है कि आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है। E में बोला है कि आप सस्पेक्टेड टू स्टॉलन प्रॉपर्टी हो, आपने किसी प्रॉपर्टी को स्टोल किया है जो प्रॉपर्टी कैसे थी, सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन है। F में बोल रखा है कि आपने पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट किया है या फिर आप लॉफुल कस्टडी में थे, आप कस्टडी से भाग गए हो, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है। G में दिया है आप डेजर्ट, मतलब आर्म फोर्स में आप थे, बिना एनी नोटिस या विदाउट प्रोसीजर फॉलो किया, आप वहाँ उसको छोड़ के भाग गए हो, उस लाइन को छोड़ के भाग गए हो, अपनी ड्यूटी आपने परफॉर्म नहीं किया, तो अरेस्टिंग का प्रोविज़न हो सकता है। फिर आपने वहाँ पर कुछ ऐसे गलत काम कर दिया जिसकी वजह से आपके खिलाफ वारंट विदाउट कटे ही आपको अरेस्टिंग की जा रही है। H में बोला गया है कोई रीजनेबल कंप्लेन आपके अगेंस्ट एक्सट्राडिक्शन वाला पॉइंट है कि आपके एक्सट्राडिक्शन हुआ है, तो उसमें अरेस्टिंग करनी प्रोविज़न अगर दिया रहता है, ऑर्डर आपको मिला है तो आपको अरेस्टिंग करना पड़ेगा। इस टाइम पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है कि आप उसको अरेस्ट करो, एक्सट्राडिट पॉइंट है ये। I में बोला गया है कि रिलीज़ का कोई कन्विक्टेड पर्सन रिलीज़ था और उसको रिलीज़ कर दिया गया था, बट बाय द कोर्ट ऑर्डर है फिर से उसको री अरेस्ट करके ले आओ 394 के अकॉर्डिंग, तो उसको अरेस्ट करना दोबारा पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। जैसे कि कोई अपील खारिज हो जाती है तो अरेस्ट दोबारा मांग लिया जाता है। इसके बाद J क्लॉज है रिक्वेजिशन का मीनिंग होता है कि कोई पुलिस ऑफिसर ने बोला है, एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस स्टेशन में विदाउट वारंट या फिर कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन देती है कि आप प्लीज़ इस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर लो विदाउट एनी वारंट। तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है दूसरे पुलिस स्टेशन से, तो आप उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे अरेस्टिंग कर सकते हो। ये आपको J पॉइंट कहता है। हर एक पॉइंट को अगर आप बैरक में देखोगे हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसका मैं एक शॉर्ट भी बताऊंगी क्या होता है। सब क्लॉज 2 बोलता है कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको रिसीव हुई है तो उसमें जो है अरेस्टिंग करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वारंट का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अगर आप सस्पेक्टेड हो कि वारंट है कि कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आप उस टाइम अरेस्ट कर सकते हो, ये एक्सेप्शन है।
अब जो सब क्लॉज 3 है, सब क्लॉज 3 जो पहले हमारा लास्ट प्रोविज़न था 41 का ए, नोटिस इन्फॉर्म देना, वही सेम चीज़ इसमें दिया हुआ है। नोटिस आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, बेसिकली एक रूल है ये। अगर वो आपको ऐसा लगता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो। When the police officer shall in the all the case where the arrest of person is not required, अगर ज़रूरी नहीं है उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने की, इशू अ नोटिस डायरेक्ट द पर्सन अगेंस्ट होम रीजनेबल, उसको फिर नोटिस इशू करेंगे। तो नोटिस इशू करने के बारे में बात किया गया है। अगर ऐसा लगता है कि अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है तुरंत, तो आप उसको नोटिस इशू कर सकते हो, इसके बारे में बताया गया है जो सब क्लॉज 1 वाला प्रोविज़न था उस वाले में। Where such person is issue to be any person, it shall be a duty of the person to comply with the notice। अब सब क्लॉज में बोल रखा है कि आपके पास ड्यूटी है कि आपको आना पड़ेगा अगर आपके पास नोटिस गया है। 5 क्लॉज में क्या बोला गया है? When such person comply and continue to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of offence arrested to be in notice unless the reason to be record। अगर वो पर्टिकुलर पर्सन प्रेजेंट हो गया है तो उसको तुरंत ऑन द स्पॉट अरेस्टिंग नहीं कर लेंगे, उसमें रीज़न देंगे कि अगर हम अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्म करोगे उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। अब अगर अरेस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो भी पॉइंट हो रहा होगा वो पर्सन अगर आपके सामने प्रेजेंट होता है तो उसके बाद जो भी चीज़ आप करोगे सब रिकॉर्ड में होने चाहिए। कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रखा है कि 7th क्लॉज, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू। 7th क्लॉज जो है वो एडिट किया गया है, उसमें ये बोला गया है नो पर्सन शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP in the case of offense which is punishable for imprisonment is less than 3 years and such person is infirm above or above the 60 year of age। कोई ऐसा ऑफेंस है जो 3 साल की सज़ा है, ठीक है, और जो ऐसा ऑफेंस इसमें पर्टिकुलर पर्सन जो 60 अबव है या इन्फॉर्म है तो उसमें विदाउट परमिशन आप अरेस्ट नहीं कर सकते और उसमें आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को। ये सब दिया हुआ इसमें। 36 ड्यूटी बताया हुआ है। 37 आपको डेजिग्नेशन ऑफ द पुलिस का ऑफिसर बताया हुआ है। 38 बताया हुआ है टू मीट द एडवोकेट ऑफ हिज ऑन चॉइस। ये सारे हमारे सेक्शन 41 A B C था और D। तो 41B क्या है? ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है, आप क्या करोगे? अपना पहचान, जो पुलिस ऑफिसर है अरेस्ट करने से पहले अरेस्ट करने जाता है तो सबसे पहले उसके पास क्या इसकी ड्यूटी है? अपनी ID कार्ड लेके रहेंगे, अपने साथ सामने हैंग किए रहेंगे ID कार्ड, या फिर रखे या स्पेशली दिखाएंगे अगर मांगा जाएगा तो। विदाउट मांगे भी आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं अरेस्ट करने आया हूँ, किस पर्पज़ से आया हूँ। पूरा मेमोरेंडम जो है अरेस्ट का वो प्रिपेयर करोगे। उसमें क्या होना चाहिए? अटेस्ट बाय एटलीस्ट 1 विटनेस, एक विटनेस आसपास है आपके तो उनको अटेस्ट करना, उनकी साइन लेनी है और उनसे पूछना है क्या क्या बातें हुई हैं और उनकी साइन लेनी है। हु इज़ द मेंबर ऑफ फैमिली, या फिर कोई मेंबर हो घर का उनका या फिर कोई आसपास लोकेलिटी में कोई एरिया है उस पर्टिकुलर पर्सन का एज अ विटनेस हमें साइन लेना है। दूसरा, जब अरेस्ट करने जा रहे हो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट है। दूसरा पॉइंट ये है काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, और फिर इसके बाद वहीं वो पर्सन जिसको अरेस्ट किया वो भी साइन करेगा। उस तो विटनेस ने किया, पुलिस ने किया, और तीसरा वो पर्टिकुलर पर्सन खुद करेगा जो अरेस्ट हुआ है। फिर इसके बाद क्या है? आप इन्फॉर्म करोगे। अब अरेस्टिंग करने जा रहे हो, आसपास कोई नहीं है, उनकी फैमिली नहीं है, तो फैमिली के मेंबर को, किसी पर्टिकुलर पर्सन मेंबर को इन्फॉर्म करोगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन को मैंने अरेस्ट कर लिया है, ये सब चीज़ें कर लिया है। ये हो गया आपका 36। 37 क्या बोलता है? 37 बोलता है डेजिग्नेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर की डेजिग्नेशन के बारे में बात किया गया, कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट जो है सेल इस्टेब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट लेवल पे पुलिस कंट्रोल होना चाहिए। द डेजिग्नेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ऐसा ही होना चाहिए वहाँ पे। And who shall be responsible to maintain the information about the name and address of person arrested, nature of offense alleged, and which are the permanently display in any manner including the digital information। ये बता रखा है कि सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है वो सब मेंटेन करेगा। कौन करेगा? ASI, नॉट बिलो देन दैट। 38 में बोला गया अरेस्ट ऑफ राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज ऑन चॉइस। देखो, जो पर्टिकुलर पर्सन जो अरेस्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन के पास राइट है एडवोकेट अपने चॉइस का एडवोकेट को अपॉइंट कर सकता है। वो अरेस्टिंग हो रही है, उसकी अरेस्ट करके लिए जा रहे हैं तो उसके पीछे कौन आएगा उसको बचाने? तो एक एडवोकेट आएगा, तो उस एडवोकेट
को अगर वो चाहता है कॉल कर सकते हैं, अपने चॉइस से बुला सकते हैं। अब इसमें 39 बोला है, अगर राइट अरेस्ट पर्सन रिफ्यूज़ टू गिव द नेम एंड रेसिडेंस। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है वो रिफ्यूज़ कर रहा है अपना नेम एंड एड्रेस देने के लिए, तो क्या होगा? और यहाँ पे नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस, ठीक है। ही में अरेस्ट बाय सच पर्सन इन ऑर्डर टू दैट हीज नेम एंड रेसिडेंस में बी असर्टेन। उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा जिससे कि बताए एग्जैक्टली क्या ऑफेंस, किस एरिया में वो रहता है, कौन सी जगह कोई चीज़ क्या क्राइम हुआ है, या फिर उसका एड्रेस क्या है, कोई पर्टिकुलर पर्सन के एड्रेस को पता लगाने के लिए। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंटिन्यू।